Hello students, Namaste. Our chapter 7 is going on. In this chapter, today's our topic is atomic model of Niels Bohr. Then students, in previous video, you study about atomic structure, and there are two atomic models of Thomson and Rutherford's. आप लोग थॉमसन और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को पढ़ चुके हो। उनके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स रह गई थी, उन ड्रॉबैक्स को वो दूर नहीं कर पाए, इसलिए उनके एटॉमिक मॉडल को मान्यता नहीं मिली थी। अब यहाँ पर हम आज के इस वीडियो में आपको नील्स बोर के द्वारा दिया गया था जो एटॉमिक मॉडल, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, नील्स बोर ने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मॉडल बनाया, और हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मॉडल बनाया तो उसके लिए उन्होंने कुछ अपनी हाइपोथेसिस दी थी, और नील्स बोर के द्वारा दी गई जो हाइपोथेसिस थी उनको 6-7 टाइप कैटेगरीज में इन्होंने नोट किया है। तो स्टूडेंट्स, मैं इस एटॉमिक मॉडल की एवरी हाइपोथेसिस को आपको एक्सप्लेन करूंगा और प्रत्येक हाइपोथेसिस को यहाँ पर नोट करते हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक मॉडल ऑफ नील्स बोर। ठीक है ना? बोर प्रपोज्ड ए मॉडल टू एक्सप्लेन, बोर प्रपोज्ड ए मॉडल टू एक्सप्लेन the structure and spectrum of hydrogen atom. Spectrum of hydrogen atom. लॉजिकली, ठीक है, लॉजिकली नील्स बोर ने जो अपना एटॉमिक मॉडल यहाँ पर प्रपोज किया था उसमें उन्होंने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया था। ठीक है ना? और इसके लिए उन्होंने ही गिव्स फॉलोइंग हाइपोथेसिस, इन्होंने अपनी कुछ हाइपोथेसिस दी जिसमें फर्स्ट हाइपोथेसिस में नोट करो स्टूडेंट्स, इन द सेंटर ऑफ एटम, इन द सेंटर ऑफ एटम न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। नील्स बोर क्या बोलते हैं? एटम का जो सेंटर होता है, एटम के सेंटर में कौन प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस, विच कंटेन पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन। ठीक है ना? ये चीज़ आपके ध्यान में आ रही है। एटम का जो सेंटर होता है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर? नेक्स्ट इसकी हाइपोथेसिस थी, वो क्या थी? द इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस, the electron moves around the nucleus। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं, इन पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस, इन पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी।
जिसकी रेडियस और एनर्जी फिक्स होती है, ठीक है ना। दीज पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। दीज पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल। या तो इनको ऑर्बिट बोलेंगे स्टूडेंट्स, या फिर बोलेंगे इनको एनर्जी लेवल। जो पाथ है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड जो सर्कुलर मोशन करते हैं, सर्कुलर मोशन करने का जो पाथ होता है उस पाथ को ऑर्बिट या एनर्जी लेवल नाम दिया था। किसने? नील्स बोर ने, ठीक है ना। थर्ड, दीज ऑर्बिट्स आर अरेंज्ड कंसेंट्रिकली। दीज ऑर्बिट्स आर अरेंज्ड कंसेंट्रिकली अराउंड द न्यूक्लियस। ये जो ऑर्बिट होती हैं ये न्यूक्लियस के चारों ओर केंद्रित होती हैं। जितनी भी ऑर्बिट्स हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो सब की सब ऑर्बिट न्यूक्लियस के अराउंड कंसेंट्रिकली होती हैं, ठीक है ना। दीज आर रिप्रेजेंटेड बाई एन। ऑर्बिट्स को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एन से। दीज आर रिप्रेजेंटेड बाई एन। ऑर्बिट को एन से डिनोट कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम यहाँ पर, ध्यान रखना इस चीज को। देयर वैल्यू इज ऑलवेज एन इंटीजर। देयर वैल्यू इज ऑलवेज एन इंटीजर लाइक 1 2 3 4। इनकी जो वैल्यू होती है एन की वो ऑलवेज कैसी होती है? इंटीजर होती है, यानी कि पूर्णांक में होती है, जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक है ना। एंड दे आर शोन बाई, एंड दे आर शोन बाई के एल एम एन एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर आपको एक बार तीनों हाइपोथेसिस को क्लियर कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा गौर से देखना। द सेंटर ऑफ एटम, तो देखो स्टूडेंट्स ये कोई एटम है, मान लिया हमने, इसका ये सेंटर हो गया, ठीक है ना। एटम का जो सेंटर है उसको क्या बोला गया है? न्यूक्लियस। एटम के सेंटर को क्या बोल दिया हमने? न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? प्रोटॉन। प्रोटॉन को पी से डिनोट करते हैं। और इन पर चार्ज कौन सा होता है? प्रोटॉन पर पॉजिटिव। तो न्यूक्लियस पर चार्ज कौन सा हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। क्लियर हो गया? पहले हाइपोथेसिस क्लियर है। दूसरी, इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इस तरह से, ठीक है ना। इन ए पाथ ऑफ फिक्स्ड इन रेडियस एंड एनर्जी। और ये जो पाथ है इलेक्ट्रॉन का, जो ये पाथ है, इसकी रेडियस और एनर्जी दोनों कैसी हैं स्टूडेंट्स? फिक्स हैं, ना कम होती हैं ना ज़्यादा होती हैं, ऑलवेज फिक्स्ड रहती हैं, ठीक है ना। और इन पाथ को ही क्या बोला उसने? ऑर्बिट्स। क्या बोला बच्चों? ऑर्बिट्स बोला। और ऑर्बिट्स का अदर नेम क्या है? एनर्जी लेवल। थर्ड हाइपोथेसिस को देखिए, दीज ऑर्बिट्स आर अरेंज्ड
कंसेंट्रिकली अराउंड द न्यूक्लियस। ये जो ऑर्बिट्स हैं कंसेंट्रिकली न्यूक्लियस के अराउंड अरेंज हैं, यानी कि चारों ओर संकेंद्रीय स्थिति में वृत्ताकार पथ में स्थित हैं। और इन ऑर्बिट्स को हम n से डिनोट करते हैं। ऑर्बिट्स किससे डिनोट कर रहे हैं? n से। और इस n की जो वैल्यू होती है वो इंटीजर नंबर में होती है, और इंटीजर नंबर है 1 2 3 4। ठीक है, इस इंटीजर नंबर को हम शो करते हैं k, l, m और n से। तो स्टूडेंट्स आप यहां पर गौर से देखना, जो k, l, m, n ये चारों क्या हैं? ऑर्बिट्स हैं। चारों क्या हैं? ऑर्बिट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो k ऑर्बिट तो पहले नंबर की ऑर्बिट है, दूसरे नंबर की है l, तीसरे नंबर की है m और चौथे नंबर की है n। तो पहला ऑर्बिट कौन सा हो गया? k, दूसरा l, तीसरा m, चौथा n। डायग्राम के अंदर चेक करो पहला ऑर्बिट कौन सा होगा स्टूडेंट्स? देखो ये तो पहला ऑर्बिट है जो सबसे नज़दीक है, ये दूसरे नंबर का ऑर्बिट है, ये तीसरे नंबर का ऑर्बिट है और ये चौथे नंबर का ऑर्बिट है। इसके ऊपर आएगा जो 5वें नंबर का आएगा। क्लियर? अगर मैं यहाँ में पूछूं कि के सेल कौन सा है तो आप बताओगे ये वाला तो के है, ये वाला एल है, ये वाला एम है और ये वाला एन है। तो पता चल गया आपको के एल एम एन जो ऑर्बिट्स हैं, एनर्जी लेवल हैं, वो एटम में किस जगह पर होते हैं। ये बात क्लियर होगी सबकी? ठीक है ना? तो ये तीनों के तीनों हाइपोथेसिस क्लियर हैं। 4th नंबर की हाइपोथेसिस को चेक करते हैं। तो 4th नंबर की हाइपोथेसिस है स्टूडेंट्स, विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ n, विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ n, जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, ऑर्बिट्स गेट अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, ऑर्बिट्स गेट्स अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। तो बच्चों जैसे जैसे n की नंबर बढ़ती जा रही है, ऑर्बिट्स जो होंगे वो न्यूक्लियस से दूर चले जाएंगे, क्योंकि पहले नंबर का ऑर्बिट n बराबर 1 है, n बराबर 1 रखेंगे तो k सेल आएगी। ठीक है ना? और n बराबर नंबर 2 रखेंगे तो l आएगी, 3 रखेंगे तो m आएगी, n 4 रखेंगे तो n आएगी। तो जैसे जैसे n की नंबर बढ़ती जा रही है, जो ऑर्बिट्स हैं वो न्यूक्लियस से दूर जा रहे कि ना जा रहे? जा रहे हैं ना? ठीक है ना? एंड देयर एनर्जी इंक्रीजेस, एंड देयर एनर्जी इंक्रीजेस, और इनकी एनर्जी भी क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। समझ में आ रही है ना बात? जैसे जैसे ये न्यूक्लियस है, ऑर्बिट 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 ऑर्बिट, चारों ऑर्बिट है गई न्यूक्लियस से। तो देखो के ऑर्बिट, एल, एम और एन, जैसे जैसे एन की नंबर बढ़ती जाएगी ऑर्बिट दूर होती चली जाएगी, और जो ऑर्बिट जितना दूर होगी उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास है? एन के पास। सबसे कम इसकी तो ज़्यादा है, और सबसे कम किसके पास है? के के पास, क्योंकि वो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा नज़दीक है कि ना? तो ये बात क्लियर समझ आ रही होगी आपके। आगे नोट करते हैं, द ऑर्बिट n इक्वल टू 1, द ऑर्बिट n इक्वल टू 1, इट मीन्स कौन सी का ऑर्बिट आ गई? k हैज लीस्ट एनर्जी। k सेल की एनर्जी कैसी है? सबसे लीस्ट। लीस्ट मीन्स सबसे कम एनर्जी है k के पास। ठीक है ना? अब देखो, अब यहाँ पर चेक करते हैं स्टूडेंट्स हम
कि किस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो आप इन 4 हाइपोथेसिस को नोट करो। मैं 5th हाइपोथेसिस के लिए इसको इरेज करता हूँ। 5th नंबर है, दोज ऑर्बिट्स in these orbit angular momentum is in these orbits angular momentum is mvr equal to nh upon 2 pi। ऐसे ऑर्बिट जिनका एंगुलर मोमेंटम कितना है, एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई है, ठीक है ना। और इट्स मल्टीपल या तो जिनका एंगुलर मोमेंटम इतना है या फिर इनका क्या है, या फिर इनका मल्टीपल है। तो इलेक्ट्रॉन कैन मूव्स ओनली दोज ऑर्बिट्स हु, तो देखो यहां पे मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं, एम बी आर और एच क्या है हियर। देखो एम होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और r इक्वल टू है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, और h है प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है ना। h क्या होता है स्टूडेंट्स यहाँ पर, प्लैंक कांस्टेंट। इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट्स, इसमें आगे लिख रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन कैन मूव इन दोज ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन केवल उन ऑर्बिट्स में मूव कर सकते हैं हुज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। मतलब ये वाली जो हाइपोथेसिस है ये आपको क्या एक्सप्लेन कर रही है, ये हाइपोथेसिस बता रही है कि जो ऑर्बिट्स हैं उनका एंगुलर मोमेंटम एम बी आर इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई के इक्वल होता है या फिर इनका मल्टीपल होता है, ठीक है। और दूसरी बात में जो नील्स बोर है वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है, वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर मूव कर सकते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2 पाई के इक्वल होता है, और अगर NH अपॉन 2 पाई के इक्वल एंगुलर मोमेंटम नहीं है तो उसमें इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हाइपोथेसिस चेक करते हैं। According to Bohr, there is no change in energy of electron. According to Bohr, there is no change in energy of electron. बोर क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता ऑन रिवॉल्विंग इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट, ऑन रिवॉल्विंग इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट।
एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होता। क्यों चेंज नहीं होता है? क्योंकि उस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है। ये बात बोर ने पहली हाइपोथेसिस में कह दी थी। जब एनर्जी फिक्स है तो ना तो वो एनर्जी घटेगी और ना ही वो एनर्जी बढ़ेगी। ध्यान रखना इस बात का। दूसरी बात, उस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स है NH/2π, वो ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो उसकी एनर्जी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। और ये बात अखरी थी किसको? रदरफोर्ड को, क्योंकि रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट्स में। तो मैक्सवेल की थ्योरी क्या कह रही थी? वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि रिवॉल्व करता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को एमिट करेगा, और जब एनर्जी को एमिट करेगा तो एनर्जी वो रिलीज करेगा और उसकी एनर्जी धीरे धीरे स्लोली उसकी एनर्जी लॉस होगी और एट लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्ड इनटू द न्यूक्लियस। दैट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर अटकी थी ना रदरफोर्ड की बात। इस चीज को ये क्लियर कर रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है जब वो अपने ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करता है। ठीक है ना? इसकी नेक्स्ट हाइपोथेसिस को चेक करते हैं स्टूडेंट्स। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर से एनर्जी को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, देन इट गेट्स एक्साइटेड, देन इट गेट्स एक्साइटेड। तो ये क्या हो जाता है? एक्साइटेड हो जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है बच्चों? एक्साइटेड हो जाता है। और जब ये एक्साइटेड हो जाता है तो क्या होगा? एंड मूव टू हायर एनर्जी लेवल, एंड मूव टू हायर एनर्जी लेवल। जब आप एटम की आउटसाइड से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा, और जब वो एक्साइटेड हो जाएगा तो अपने लेवल को छोड़कर वो हायर लेवल में मूव कर जाएगा। तो देखो समझ लो, ये न्यूक्लियस, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन को आपने आउटसाइड से एनर्जी दे दी। आउटसाइड से क्या देती है स्टूडेंट्स? एनर्जी दे दी। अब ये इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या करेगा? ये अपर लेवल में चला जाएगा, इस लेवल में आ जाएगा। समझ में आ गई बात? बाहर की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके अपने ऑर्बिट को छोड़ देगा और दूसरी ऑर्बिट में चला जाएगा। क्लियर? और जब वो अथवा एनर्जी ले ली जाए तो क्या होगा? इफ इलेक्ट्रॉन emit एनर्जी देन इट, इफ इलेक्ट्रॉन emit एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को emit करता है यानी कि डिक्रीज करती होती है उसकी एनर्जी, देन इट ट्रांजिस्ट फ्रॉम, देन इट ट्रांजिस्ट फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। जब वो एनर्जी को एमिट कर देगा तो हायर लेवल तक कहाँ चले आवेगो? लोअर लेवल में। भाई एनर्जी एब्जॉर्ब करी तो लोअर ते हायर में चलेगो, एब्जॉर्ब करने पर तो, है ना। और जब उसने एनर्जी को एमिटेड किया तो हायर लेवल ते कहाँ आ गो? लोअर लेवल में आ गो। ठीक है ना? दोनों बात एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर जो ये एब्जॉर्प्शन और एमिशन होता है एनर्जी का, तो मैं नोट कर देता हूँ, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन
एंड emission ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एमिशन होता है, ऑफ एनर्जी बाय द इलेक्ट्रॉन, ए लीनियर स्पेक्ट्रम फॉर्म, एक लीनियर स्पेक्ट्रम यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। लीनियर स्पेक्ट्रम का मतलब इस तरह का स्पेक्ट्रम यहाँ पर फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये हाइपोथेसिस 7 किसकी हैं? नील्स बोर की, ठीक है ना। तो देखो आपको थोड़ा सा ध्यान रहेगा, इसलिए मैं 2 डायग्राम यहाँ पर बना रहा हूँ और दोनों डायग्राम से आप इस हाइपोथेसिस को ठीक प्रकार से समझ सकते हो। इलेक्ट्रॉन इस जगह पर है, ठीक है ना, और इस इलेक्ट्रॉन को बच्चों आपने क्या देती? एनर्जी। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है इलेक्ट्रॉन ने, तो ये क्या करेगा बताओ? इसको एनर्जी जा रही है तो ये क्या करेगा? अपर लेवल में चलो जाएगा, यहाँ आ जाएगा ना अपर लेवल में, एनर्जी लेके तो आएगा कि नहीं आएगा बताओ, ठीक है ना। तो हायर लेवल में आ गो। और दूसरे डायग्राम में मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये न्यूक्लियस है और ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट, ये इसका सेकंड ऑर्बिट। आप राउंड बनाना इनको, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एनर्जी को इमिटेड करता है, यानी कि एनर्जी को छोड़ता है। क्या कर रहा है? एमिशन ऑफ एनर्जी। जब ये एनर्जी को इमिटेड कर रहा है तो क्या करेगा बच्चों? ये लोअर लेवल में चले जाएगा ना। कहाँ को बताओ? अपर लेवल पे कहाँ को? लोअर लेवल में। इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल में आ गो ना। तो जब ये एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी है या एमिशन करेगा एनर्जी को, तो उस टाइम पर एक स्पेक्ट्रम यहाँ पर फॉर्म होगा। वो कैसा स्पेक्ट्रम होगा? लीनियर स्पेक्ट्रम। तो स्टूडेंट्स ये नील्स बोर के द्वारा गिवन 7 हाइपोथेसिस हैं फॉर एटॉमिक मॉडल। तो इन्होंने हाइड्रोजन एटम के एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए अपने ये पोस्टुलेट्स गिवन दी हैं और इन पोस्टुलेट्स को हमने आपको प्रत्येक पोस्टुलेट को एक अलग से आपको एक्सप्लेन किया है। तो स्टूडेंट्स इन पोस्टुलेट्स के साथ साथ नील्स बोर का ये एटॉमिक मॉडल कंप्लीट होता है। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ, नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल के अंदर भी कुछ कमियाँ रह गई हैं। ये भी कंप्लीट एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आप लोगों को मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि नील्स बोर ने हाइड्रोजन एटम के लिए अपना एटॉमिक मॉडल दिया है और हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है। तो इसने सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन वाले एटम का एटॉमिक मॉडल दिया है। अगर इलेक्ट्रॉन्स की नंबर बहुत ज़्यादा हो जाए, लार्ज यानी कि बिग एटम आ जाए कोई आपके पास, जिसके पास इलेक्ट्रॉन 70, 80, 90, 100 ऐसे हों, उन इलेक्ट्रॉन्स वाले एटम को इस मॉडल के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। इसलिए नील्स बोर के मॉडल की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो स्टूडेंट्स आज के तो इस वीडियो में हम आपको केवल इसकी हाइपोथेसिस एक्सप्लेन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको नील्स बोर की लिमिटेशंस के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है।